बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इससे पुरानी वीडियोज अगर आपको देखनी हो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। वेट, मैं मार्कर तो भूल गई। चलिए, तो मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं आपके मेन वो आपकी बिल्कुल एनसीईआरटी से एक एक लाइन से आपके जो पॉइंट्स हैं वो निकाल लिए हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर ये उल्टी सीधी जा रही है लाइन जैसे उससे तो उसे इग्नोर करिएगा, मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है। और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो पहली प्रॉपर्टी है वो कहती है कलरलेस व्हेन प्योर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो आपके एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जो आपके हेलो अल्केन्स होते हैं, जब वो अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं तब वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, इनको मैंने अलग से निकाल के क्यों लिखा है, क्योंकि इनके बारे में एक पॉइंट यहाँ पे बताने वाला है कि जब आयोडाइड्स और ब्रोमाइड्स को व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट, मतलब जब वो सनलाइट के नीचे आ जाते हैं तो वो कलर एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। उनमें कुछ कलर देखने को मिलता है, इसलिए इनको अलग से लिखा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी ही है, आगे जाके थोड़ी बढ़ी आएंगे, ये ऊपर वाली इतनी ही है। वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। कुछ वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं। वोलेटाइल मतलब जो हवा के साथ उड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखा होगा, दे वोलेटाइल ना, हवा के साथ उड़ जाती हैं। मतलब आपने उसको सॉलिड फॉर्म में रखा, थोड़ी दिनों बाद देखोगे तो वो गायब हो जाती है ना, या साइज में उनका फ़र्क आ जाता है, बिकॉज वो जब हवा के इन कॉन्टैक्ट आती हैं तो वो इवेपोरेट कर जाती हैं। सिमिलरली वही वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। कुछ वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका कि एक स्वीट स्मेल होता है, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट इज लोअर एंड हायर मेम्ब्रेन्स का फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट कौन सा होता है आपका मैटर का? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके कुछ लोअर मेम्ब्रेन्स की, लोअर मेम्ब्रेन्स हो गया आपका मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल क्लोराइड, ये आपके बिल्कुल लोअर मेंबर्स हैं। लोअर मेंबर्स का मतलब सबसे सिंपलेस्ट जो आपके मेंबर्स आते हैं आपके हेलो अल्केन्स के, लाइक अगर मैं ऐसे लिखूं कुछ CH3Cl, CH3Br, ठीक है, CH3CH2Cl, ये आपके बिल्कुल सिंपल मेम्ब्रेन्स है। लाइक बहुत बड़ा हेलो अल्केन तो नहीं है ना आपका, कि जैसे आपने वीडियोस में देखा अभी तक कि कितने बड़े आपके कंपाउंड्स मिल रहे थे अभी तक आपको, ये तो बिल्कुल छोटे हैं। तो ये सिंपलेस्ट आपके बिल्कुल सिंपल लोअर आपके मेंबर्स हो गए आपके, ठीक है। इनकी अगर फिजिकल स्टेट की बात करें लोअर मेंबर्स की, तो वो होते हैं गैशियस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अगर कुछ हायर मेम्ब्रेन्स की बात करें, जो काफ़ी बड़े भारी भरकम कंपाउंड्स जो होते हैं आपके, वो आपके या तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये आपका फिजिकल स्टेट हो गया, ठीक है। नाउ पोलैरिटी, ओके, कुछ अच्छा पढ़ेंगे। अभी बात कर रहे हैं पोलैरिटी की। इसको समझाने के लिए मैं दो यहाँ पे आपकी लिखूंगी कंपाउंड्स और आप मेरे को खुद बताओगे। देखो, एक काम करती हूँ, मैं स्ट्रक्चर पूरा खोल के लिख देती हूँ। ओके, ये टकरा रहा है, थोड़ा इधर उधर को करके लिखते हैं। आपको नजर आ रहा है ना? यहाँ पे H है, C, H और यहाँ पे हम Cl लगा देते हैं, ठीक है। नहीं, Cl नहीं, H लगाते हैं। और दूसरा जो आपका कंपाउंड है वो है आपका CHCl ना। इन दोनों कंपाउंड्स को ध्यान से देखो। सबसे पहले तो दोनों में डिफरेंस बता दो मुझे, क्या है डिफरेंस? है बस एक H का और एक Cl का, मतलब एक में H है और एक में Cl है। इसी से सारी गेम बिगड़ जाती है। ये इन दोनों में है, फर्क क्या है, मेन फर्क क्या है? ये क्या है और ये क्या है? ये तो आपका सिंपल अल्केन है ना, सिंपल आपका अल्केन है। लेकिन ये आपका हेलो अल्केन है कि अल्केन के साथ आपका एक हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। तो आप इस चीज को बोलते हो पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसको आप पेरेंट हाइड्रोकार्बन बोलते हो, जो आपकी मेन एल्केन चेन है। अगर ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन है तो ये क्या है? बेबी हाइड्रोकार्बन। जस्ट किडिंग। ये आपका क्या होगा? हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। इसको आप हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हो कि जब आपकी एक पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में एक
H की जगह, एक हाइड्रोजन की जगह कोई हेलोजन ग्रुप आ गया है तो इसको आप हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हो, ठीक है, समझ आ गया। नाउ ये इनमें फ़र्क था, लेकिन अब इस एक अलग ग्रुप अटैच होने से इसके प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क आया, बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। मैंने आपको बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसी सारी चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है आपके पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 17। और ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के हैं तो कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, तो ऑब्वियसली ये सारे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोजेस करते हैं। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब ये जो इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको अपनी तरफ खींचने की काफ़ी अच्छी इसका पोटेंशियल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ये बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये कौन सा चार्ज पोजेस कर लेगा, नेगेटिव चार्ज। इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जस्ट बिकॉज इस पे चार्ज आ गया तो मतलब पोलर कंपाउंड है, ये पोलैरिटी पोजेस कर ली है इसने। अगर ये इसकी पोलैरिटी है, ये पोलर कंपाउंड है तो इसका मतलब इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसका डायपोल डायपोल इंटरैक्शन काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका पोलैरिटी बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू दिस। हाइड्रोजन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना ये यहाँ पे आपका क्लोरीन है, ठीक है। तो इस पोलैरिटी के कारण आप कहोगे कि आपका जो हेलोजन डेरिवेटिव है ये ज़्यादा पोलर है, जिस कारण से इसमें डायपोल डायपोल इंटरैक्शन ज़्यादा है, जिस कारण से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर मास का। मास को भी यहीं से देखो, इसको हटा तो चलो लिखा रहने दो। अगर हम मास कंपेयर करें, देखो इन दोनों में फ़र्क सिर्फ H का और Cl का ही है ना, दोनों का मास देखो, H का ज़्यादा है या Cl का ज़्यादा है, क्लोरीन का मास ज़्यादा है या हाइड्रोजन का मास ज़्यादा है, हाइड्रोजन बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल का। ऑब्वियसली ये तो बहुत छोटा है इसके कंपैरेटिवली क्लोरीन के, तो क्लोरीन का मास क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। अगर क्लोरीन का मास ज़्यादा है, वो ज़्यादा हैवी है, साइज में बड़ा है, तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, तो दोनों को ओवरऑल देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हेलोजन डेरिवेटिव का बॉइलिंग पॉइंट इज मोर एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एटम विच इज़ हैवियर, ठीक है, जिसका मास ज़्यादा है, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, ठीक है। दोनों चीज़ों को इकट्ठे लिखो कि इसका मास ज़्यादा है, इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, इसलिए इंटरैक्शंस, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए सारी चीज़ें इकट्ठे रिलेट होगी इसमें। इसलिए याद रखने वाली चीज़ें काफ़ी हैं, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। और एक बात लिखिए कि अट्रैक्शंस गेट स्ट्रॉन्गर एज द साइज इंक्रीजेस। जब जब साइज बढ़ता है तो अट्रैक्शंस इंक्रीज होती हैं, ठीक है, ओके। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो वो तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि क्लोरीन का साइज ज़्यादा है तो इसमें आपकी इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी, ठीक है, इंटरेक्शन ज़्यादा होगी। अगर मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, एक कंपाउंड और लिखती हूँ और आप मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। ये आपको इकट्ठा तो नहीं लग रहा, डिफरेंट है ये। 3 कंपाउंड्स हैं, एक ये, एक ये, एक ये। इसको तो छोड़ ही दो, ये तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन लगा है, सबसे छोटा है, इसका तो कुछ मास इनके कंपैरेटिवली है ही नहीं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। कंपेयर करो इसको और इसको। क्या आप इन दोनों में मुझे बता सकते हो कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसमें इंटरैक्शन ज़्यादा होंगी, किसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी? अगर आप ग्रुप नंबर 17 देखो तो उसमें आपका आते हैं कंपाउंड्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर एक आपका है क्लोरीन, एक है आपका ब्रोमीन, एक है आपका क्लोरीन, एक है आपका ब्रोमीन। जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ चलते हो, ग्रुप में नीचे की तरफ चलते हो तो आपका साइज इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? साइज इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नंबर इन शेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स।
अगर शेल्स इंक्रीज होंगे तो आपका साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ब्रोमीन हैवियर है या क्लोरीन? ब्रोमीन हैवियर है। अगर ब्रोमीन हैवियर है इसका मतलब इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इज मोर देन दिस। इसका अगर मास ज़्यादा है तो मतलब इसका इंटरेक्शन ज़्यादा है, मतलब इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। और ये आपका पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कि इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है? अगर इसमें ये सब कुछ ज़्यादा है, पोलैरिटी, मास, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट, सब अगर इसका ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अट्रैक्शंस भी तो इसी में ही ज़्यादा है, इसलिए तो ये सब है ना। तो बस इस बात का ध्यान रखना कि जब साइज बढ़ेगा, कि जब क्लोरीन और ब्रोमीन को कंपेयर करोगे, जब ब्रोमीन का साइज अगर बड़ा है तो इसमें जो अट्रैक्शंस होंगी वो स्ट्रॉन्गर होंगी, ठीक है। ओके, अगली आपका आता है ब्रांचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांचिंग वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ब्रांचिंग भी मैं आपको ऐसे ही समझाती हूँ, पूरा आपको ड्रॉ करके आपको मैं देती हूँ 2-3 कंपाउंड और आप खुद क्वेश्चन का आंसर करोगे। इसका आपको तरीका भी बताती हूँ कि कैसे लर्न करना है आपको। देखो, एक मैं आपका कंपाउंड बना रही हूँ, ये एक कंपाउंड हो गया ये, ठीक है। एक मैं लिखती हूँ ये, ठीक है। और एक और लिखते हैं CH3C। नाउ सी, ये मैंने 3 कंपाउंड्स ड्रॉ किए हैं, तीनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क है, ये तो आपको पता है ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या होता है, कैसे देखते हैं ये भी आपको मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट वाला देखूँ तो ब्रोमीन किस कार्बन के साथ अटैच्ड है? इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये कार्बन कितने कार्बन्स के साथ अटैच्ड है? एक के साथ, तो ये प्राइमरी हो गया। ये ब्रोमीन कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड है? इस कार्बन के साथ। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है? इसके साथ और इसके साथ, सेकेंडरी होगा। ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच्ड है और ये कार्बन 3 के साथ अटैच्ड है, तो ये टर्शियरी कंपाउंड हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर ब्रांचिंग का डिफरेंस है। ब्रांचिंग का डिफरेंस है कि ये सबसे ज़्यादा ब्रांच्ड है, सबसे ज़्यादा इसकी ब्रांचेस हैं, इसकी उससे कम है, और इसकी तो ब्रांचेस है ही नहीं, सिंपल एक सिंपल नॉर्मल चेन है आपकी, ठीक है। तो आप कंसिडर करो कि आपके पास है एक ट्री, आपके पास नहीं, आपके गार्डन में एक ट्री है, ठीक है। ये हमारा ट्री है और ये है आपकी ट्री की रूट्स, ब्रांचेस कहने वाली थी। नाउ डिंग डिंग डिंग, ये क्या बन रहा है? ओके, व्हाटएवर। अगर मैं आपको कहूँ ये है आपके ट्री की ट्रंक और ये है आपके ट्री की रूट्स, अगर मैं आपको कहूँ कि एक हाथ में आप पकड़ लो ट्री की ट्रंक, जो कि प्रैक्टिकली तो नहीं पॉसिबल पर पॉसिबल करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रंक पकड़ो और रूट्स पकड़ो, किसको तोड़ना कंपैरेटिवली इजियर है? इजी है ऑब्वियसली, रूट्स को तोड़ना ज़्यादा आसान है, क्योंकि रूट्स तो बिल्कुल पतली पतली हैं, ट्रंक तो इतनी बड़ी है, उस पर हाथ मारोगे तो यहाँ तो हाथ जाएगा या हड्डी जाएगी, ठीक है, ट्रंक तो नहीं जाने वाली कहीं। इसलिए रूट्स को तोड़ना कम मुश्किल है, ठीक है, ट्रंक को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कि जो काफ़ी ब्रांच्ड चीज़ है, जो काफ़ी ब्रांच्ड है चीज़, वो काफ़ी पतली है, उसको तोड़ना आसान है, ठीक है। ज़्यादा उसमें इंटरेक्शंस नहीं है, उसमें इतनी ज़ोर से इंटरेक्शंस नहीं है, उसमें अट्रैक्शंस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफ़ी कम है, ठीक है। तो इसका मतलब जो चीज़ काफ़ी ब्रांच्ड है उसमें अट्रैक्शंस कम है, इसलिए वो आसानी से टूट रही है, ठीक है। ट्रंक में अट्रैक्शंस काफ़ी हार्ड हैं, जिस कारण से उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। यही सेम कॉन्सेप्ट इस चीज़ पे अप्लाई करो। सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है इस पर, मतलब जिस पर ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा, उसको तोड़ना सबसे आसान। क्यों आसान? क्योंकि उसकी अट्रैक्शंस बहुत वीक हैं, ठीक है। वीक अट्रैक्शंस हैं मतलब तोड़ना आसान है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। समझ आया? वही बात हो गई ना, साइज कम हुआ। साइज कैसे कम हुआ? ये आपके ट्रंक का साइज, ठीक है, ये आपके ट्रंक का साइज और ये आपके रूट का साइज। सरफेस एरिया किसका कम है? सरफेस एरिया आपका रूट का कम है ना। जिसका सरफेस एरिया कम है, उसका साइज कम है, तो उसमें अट्रैक्शंस कम होंगी। अट्रैक्शंस कम होंगी तो उसका मास कम होगा, मास कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम है
तो आपका फोर्सेस जो है उसको पकड़ के रखी हुई हैं जो फोर्सेस वो कम है, इसलिए इसको तोड़ना आसान है। मतलब कि इस चीज़ का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है क्योंकि इसको तोड़ना आसान है। थोड़ा सा हीट दोगे तो जल्दी से ये टूट जाएगा ये बॉन्ड और ये बॉयल कर जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी जिसमें बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है, जैसे आपकी ट्रंक, इसमें बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है, इसको आसानी से नहीं तोड़ पाओगे। आसानी से नहीं तोड़ पाओगे मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसका साइज बहुत ज़्यादा है, जो इसका सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको लाइन पढ़ के सुनाती हूँ, आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि मतलब इसका मेन रीजन क्या लिखने वाले हो आप, कि विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, जब जब ब्रांचिंग इंक्रीज होगा द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी डिक्रीज होंगे, जिस कारण से दे कैन बी ओवरकम एट रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो अगर इन तीनों कंपाउंड्स में आपको पूछ लें कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है तो वो इसका होगा जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ब्रांचिंग इज डायरेक्टली इन्वर्सली लिखते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, कि जिसकी ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, ठीक है। ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया कम होने के कारण, ठीक है। तो ये आपका ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद आपका आता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट पे आते हैं। आपके तीन आइसोमर्स होते हैं, तीन आपके आइसोमर्स होते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तीनों में डिफरेंस कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे ऑर्थो होता है, कहाँ कहाँ पे मेटा, कहाँ कहाँ पे पैरा। सपोज आप जिसके आपने विद रिस्पेक्ट टू देखना है, सपोज वो आपका ए है, ठीक है। इसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो पोजिशन ये है, ठीक है। इस ए के विद रिस्पेक्ट टू मेटा पोजिशन आपकी ये है, और इस ए के विद रिस्पेक्ट टू पैरा पोजिशन आपकी ये है, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा। इनमें से अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं ना तो वो सबसे ज्यादा होता है पैरा का। पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस आता है क्योंकि अगर मैं आपकी बात करूँ ना बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो आपका पैरा का सबसे ज़्यादा नहीं होता, वो आपका ऑर्थो का सबसे ज़्यादा कहते हैं, ठीक है। ऑर्थो का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसमें अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड होता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि जिसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी उसका होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये बहुत बच्चों के मन में मिसकंसेप्शन रहता है और यहाँ पे आके गड़बड़ करते हो, इसलिए मैंने इस पॉइंट को स्पेशली अलग से लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट पैरा का याद रखो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है या जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है कि उसी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, अलग बात है। यहाँ पर पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ये क्रिस्टल लैटिस में सबसे अच्छी तरह से फिट करता है। देखो अगर आपने वो गेम्स खेली होंगी ना, वो जिसमें जिगसॉ पजल काइंड ऑफ पूरा अटैच करके आपको बनाना है, तो इस शेप को बाकी और ऐसी शेप्स के साथ अटैच करना इज कंपैरेटिवली ईजियर। इन दोनों को अगर लेकर चलें तो इसको काफ़ी अच्छे से आप फिट कर सकते हो एक पजल की तरह, है ना, काफ़ी सारे ऐसी शेप्स को। तो इसको अगर अच्छे से फिट कर सकते हो क्रिस्टल लैटिस में तो ऑब्वियसली मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, इसको आसानी से आप नहीं तोड़ सकते, इसको आसानी से मेल्ट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। इसलिए आपका पैरा का जो है मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा है? ऑर्थो का। उसके बाद आपका आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है आपका? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जिसका मास सबसे ज़्यादा उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा। तो मतलब जितने भी आपके नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, लिख लो, भूल मत जाना। तो जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हैं, जितना आपका हेलोजन का मास ज़्यादा है, जैसे जैसे उतना आपका डेंसिटी बढ़ता जाएगा। सिंपल। सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी इज समवॉट इम्पॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आओ बताती हूँ सोल्युबिलिटी। एक चीज़ तो आपने सुनी होगी अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक है। मतलब जिस तरह का आपका सॉल्वेंट है उसी तरह का आपका सॉल्यूट होगा तो वो डिसॉल्व करेगा, ठीक है। अगर मैं आपके बात करूं हेलो अल्केन की बात करूं तो उसमें आपको बॉन्डिंग किस तरह से होता है? सपोज R आपका कार्बन है, ठीक है, और X आपका हेलोजन है, ठीक है। इस पे माइनस का
पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो मैं बता कर थक चुकी हूँ। अब भी अगर कहा ना नहीं पता तो फिर देखना। अब इसका डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन किसके साथ होगा, एक और ऐसे एटम के साथ, RX के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। इसका भी ऐसे ही इंटरेक्शन आ गया RX के साथ, ठीक है ना। ये आपका क्या है, हेलोअल्केन, हेलोअल्केन चेन का बॉन्डिंग। ओके, पानी का बॉन्डिंग देखते हैं। पानी में बॉन्डिंग कैसे होता है, वाटर की देखते हैं। वाटर क्या होता है, फॉर्मूला H2O, तो एक H हो गया, सॉरी 2 H आएंगे, एक O और एक H ऐसे। ये कैसे अटैच होंगे, ऐसे। यहाँ पे हाइड्रोजन इज इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, और ये बॉन्डिंग बनाएगा एक और ऐसे ही H2O के साथ, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्डिंग बनाएगा एक और H2O के साथ, ठीक है ना। ये आपका वाटर में जो जैसी बॉन्डिंग होती है वो, और ये हेलोअल्केन में जैसी बॉन्डिंग होती है वो। नाउ अगर मैं कहूँ कि पानी में हेलोअल्केन को मिला दो तो वो मिक्स करेगा क्या, वो सॉल्युबल होगा, इसमें घुल जाएगा क्या, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल। पूरी अच्छे से मिक्स तो नहीं करेगा, किसी कुछ वेरी लिटिल एक्सटेंट तक ये कर सकता है, इट इज सॉल्युबल, ठीक है। अब आप कहोगे कि क्यों ये सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत कम है सॉल्युबल, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, काफ़ी एनर्जी आपको चाहिए कि आप इस वाटर का बॉन्ड ब्रेक करो और इस हेलोअल्केन के बॉन्ड को इसके साथ फॉर्म करो। मतलब कि आपका जो नया बॉन्ड बनने वाला है, मतलब पानी में हेलोअल्केन को मिलाकर जो आपका न्यू बॉन्ड बनने वाला है वो कैसा दिखने वाला है, ऐसा, जैसा मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ। इधर से आपका RX आएगा हेलोअल्केन का, जिसमें X आपका नेगेटिव है, R पॉजिटिव है। ये नेगेटिव किसके साथ अटैच करेगा, पानी के पॉजिटिव के साथ, यानी H के साथ, है ना। ऐसे ही ये अब नेगेटिव जो है आपका ऑक्सीजन, ये आपका पॉजिटिव R के साथ और नेगेटिव X के साथ अटैच करेगा। ऐसे ऐसी बॉन्डिंग बनाएगा। जब आप पानी में हेलोअल्केन को मिलाओगे तो कुछ ऐसा बॉन्डिंग बनेगा। ये वाला जो नया बॉन्ड बना ना, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि जितना अलग से इंडिविजुअल तौर पर वाटर है या इंडिविजुअल तौर पर हेलोअल्केन है। मतलब अगर सिंपल हेलोअल्केन को देखो तो जितना ये स्ट्रॉन्ग है, और अगर सिंपल पानी को देखो जितना ये स्ट्रॉन्ग है अलग से इंडिविजुअली, उतना ये इन दोनों को मिलाकर जो नया बॉन्ड बना ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए ये इतना सॉल्युबल नहीं होता। मतलब हेलोअल्केन और वाटर बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। You can say कि a lot of energy is required to break the hydrogen bonds between water molecules, and less energy is released when new attractions are set up between heloalkane and the water molecules, which are not as strong as the original compound was. ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मैंने इसलिए पॉइंट लिखा है कि जो हेलोअल्केन्स होते हैं आपके, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अच्छे से डिसॉल्व कर जाते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का नया होता है बॉन्ड बनता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को और हेलोअल्केन को मिला के, वो बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इनके इंडिविजुअल बॉन्डिंग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है नया बॉन्ड, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर जाता है, मतलब लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। So this was all about your physical properties. If you still have any kind of confusion, any kind of doubt, you can comment down in the comment section below, and I'll see you in the next one. Till then, bye bye.